आज के टॉपिक में जो बात करने वाले हैं वो उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध हस्तियों के बारे में बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध हस्तियां कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे पिछली क्लास नहीं देखी है उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जीके की तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक से। ये आपकी यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम्स हो या आपका कोई भी एग्जाम हो, सभी के लिए ये टॉपिक महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, तो उत्तर प्रदेश की कुछ हस्तियों की सूची हमने आपके सामने ली है, तो आप उसको देखते रहना। अगर कोई भी आपको इससे रिलेटेड क्वेरी हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताया करें। ठीक है, तो स्वतंत्रता सेनानी की बात करते हैं पहले। तो स्वतंत्रता सेनानी पहले नाम आता है मंगल पांडे का। देखिए, मंगल पांडे कौन थे? तो मंगल पांडे की अगर बात करूं तो मंगल पांडे का जन्म 19 जुलाई 1827 को बलिया जिले के उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? 19 जुलाई 1827 को बलिया जिले के उत्तर प्रदेश में हुआ था। इन्होंने 1857 में भारतीय विद्रोह का नेतृत्व किया था, जिसे 1857 सिपाही विद्रोह के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो इन्होंने 1857 के सिपाही भारतीय विद्रोह का क्या किया था? नेतृत्व किया था। ठीक है, जब वह 1850 के दशक के मध्य में बैरकपुर में गैरिसन में तैनात थे, तब भारत में एक नई एनफील्ड राइफल पेश की गई थी, जिसमें एक सैनिक को हथियार लोड करने के लिए चर्बी वाले कारतूस के सिरों को काटने की आवश्यकता होती थी। तो यह कहा गया कि इस्तेमाल किए जाने वाले स्नेहक या तो गाय या सुअर की चर्बी थी। जो कारतूस था उसकी जो उसे काटा जाता था उसमें गाय या सुअर की चर्बी थी। तो जो हिंदुओं को या मुसलमानों के लिए विश्वास के खिलाफ था। सिपाहियों को यह एहसास हुआ कि अंग्रेजों ने जानबूझकर कारतूसों पर चर्बी का इस्तेमाल किया है। तो उसी के अनुसार यहाँ पर क्या हुआ? मंगल पांडे ने अपनी असुरती दिखाने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ हिंसक कार्रवाई करने का फैसला किया। उन्होंने विद्रोह किया और अपनी सहायक को मार डाला और उन्हें फांसी दे दी गई। किसे? मंगल पांडे को। मंगल पांडे महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को 8 अप्रैल 1857 को शहीद हो गए। ठीक है, तो भारतीय स्वतंत्रता में मंगल पांडे के योगदान के सम्मान में भारत सरकार ने उन्हें श्रद्धांजलि के रूप में 1984 में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया था। कब किया था? 1984 में। ठीक है, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। केवल इसमें आपके जो क्वेश्चन बनते हैं मोस्ट उन पॉइंट को ही मैंने आपके लिए यहाँ पर लिया है। ठीक है, तो इन पॉइंटों को आप याद रखना, बस ज़्यादा इसमें डीपली नहीं पूछा जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन बात करते हैं। उसके बाद आती है आपकी रानी लक्ष्मीबाई। तो रानी लक्ष्मीबाई की अगर बात करें, रानी लक्ष्मीबाई कौन थी? देखिए, रानी लक्ष्मीबाई की अगर बात करूं तो रानी लक्ष्मीबाई उत्तर प्रदेश में मराठा रियासत झांसी की एक भारतीय रानी थी, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में मौजूद है। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म की बात की जाए तो 19 नवंबर 1828 को वाराणसी शहर में हुआ था। एक मराठी कराड़े ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका नाम वर्णिका तांबे रखा गया था। उनका नाम क्या रखा गया था? मणिकर्णिका तांबे रखा गया था। उनका उपनाम मनु था। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई का उपनाम क्या था? मनु था। पिता मरणोपरांत तांबे बिठूर जिले में एक पेशवा के यहाँ कार्यरत थे। कहा जाता है कि लक्ष्मीबाई ने बचपन में घुड़सवारी और तीरंदाजी सीखी थी। वर्णकर्णिका का विवाह मई 1842 में झांसी के महाराजा गंगाधर राव न्यायलकर से हुआ था और बाद में हिंदू देवी लक्ष्मी सम्मान उन्हें लक्ष्मीबाई कहा जाने लगा। ठीक है, यह विवाह के बाद महिला को एक नया नाम दिया जाने का महाराष्ट्रीय गान परंपरा के अनुसार था। ठीक है, गंगाधर राव के निधन से पहले अपने चचेरे भाई बेटे को गोद लिया था उन्होंने अपने मृत बेटे के नाम पर उनका नाम दामोदर राम रखा था। क्या रखा था? दामोदर राव रखा था। लेकिन 1853 में गंगाधर राव की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने व्यापक के सिद्धांत का हवाला देते हुए दामोदर को सिंहासन के अधिकार को खारिज कर दिया, झांसी पर कब्जा कर लिया। लक्ष्मीबाई को भत्ता दिया गया और महल और किला छोड़ने को कहा गया। रानी लक्ष्मीबाई ब्रिटिश सेना के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया। ठीक है, इन्होंने क्या किया? अंग्रेजों के यानी कि ब्रिटिश सेना के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया। 17 जून को कोटा की सराय में रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो गई। 8वें होशियारों यानी घुड़सवार सैनिकों ने रानी को घोड़ों से नीचे गिरा दिया। जब वह मारी गई तब रानी केवल 29 वर्ष की थी।
अपने जीवन में मृत्यु के समय उन्होंने अक्सर अत्यधिक मुश्किल ऐतिहासिक घटनाओं का सामना किया था, लेकिन उन्हें असाधारण साहस से काम लिया था। ठीक है, तो बस इतना ही याद रखना है, इनका जन्म कहाँ हुआ था, कब उन्हें यानी कब उनकी मृत्यु हुई, तो इस चीज़ को याद रखना है इसमें। ठीक है, उसके बाद आते हैं इसमें आपके मौलवी लियाकत अली। तो मौलवी लियाकत अली की अगर बात की जाए तो मौलवी लियाकत अली का जन्म 5 अक्टूबर 1817 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में हुआ था। ठीक है, 40 तहसील के गांव महगांव में हुआ था। ठीक है, ये बुनकर परिवार से थे। 1857 के भारतीय विद्रोह के धार्मिक प्रमुख नेता थे। ब्रिटिश सेना में शामिल हो गए। भारतीय सैनिकों के मन में ब्रिटिश विरोधी विचारों को शामिल करना शुरू कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों ने यह भांप लिया और उन्हें सेना से निष्कासित कर दिया। ब्रिटिश शासन के कृत्यों को उजागर करने और देशवासियों को विशेष रूप से ब्रिटिश सेना में भारतीयों के बीच देशभक्ति की प्रेरणा देने के अलावा हिंदू मुस्लिम सिख एकता की मांग करते हुए पेयम ए अमल गीत लिखा। इन्होंने क्या लिखा? पेयम ए अमल गीत लिखा। मौलवी लियाकत अली आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। ठीक है, इन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। अंडमान में प्रत्यार्पित किया गया, जहां उन्हें 17 मई 1892 को अंतिम सांस ली। ठीक है, उसके बाद आते हैं चित्तू पांडे। चित्तू पांडे का जन्म की अगर बात करूं तो चित्तू पांडे का जन्म 10 मई 1865 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के रत्तुचुक गांव में हुआ था। इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान त्रुटिहीन नेतृत्व के कारण जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस द्वारा बलिया के टाइगर के रूप में वर्णित किया गया था। ठीक है, उसके बाद आती है बात अगली बेगम हजरत महल की। देखिए, इनकी बात करूं तो आज़ादी के एक साल बाद 1946 में इनकी मृत्यु हो गई थी। किसकी? चित्तू पांडे की। ठीक है, बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल या अवध की बेगम के नाम से इन्हें जाना जाता है। तो भारत की पहली महिला स्वतंत्र सेनानियों में से एक थी बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल ने 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता के रूप में इतिहास के रूप में अपना स्थान बनाया है। उनका जन्म 1820 में मोहम्मदी खानम के नाम से फैजाबाद अवध में एक गरीब सैयद परिवार में हुआ था। वे पेशे से एक तवायक थी। उनके परिवार द्वारा शाही हरम में बेच दिया गया था, जिसे उन्होंने तेजी से एक नीच ख्वाहिश से परी और अंत में एक बेगम का दर्जा पाकर राजा के रूप में अपना भाग्य बदला। अवध के लोगों ने उन्हें शाही उपपत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया था। अंग्रेजों ने 1856 में अवध पर कब्जा कर लिया और बाजिद अली शाह को कलकत्ता में निर्वासित कर दिया। अपने पति के कलकत्ता में निर्वासित होने के बाद उन्होंने अवध राज्य के मामले में कमान संभाली, जो उस समय भारत के उत्तर प्रदेश का एक बड़ा हिस्सा था। ठीक है, बेगम हजरत महल ने खुद अवध के ग्रामीण लोगों से अपील की, उनसे लड़ाई में शामिल होने का आग्रह किया। बेगम हजरत महल 16 मार्च 1858 को लखनऊ और अधिकांश अवध पर ब्रिटिश सैनिकों के नियंत्रण को खो दिया। वह अपनी सेना के साथ राज्य से भाग गई। ठीक है, 1879 में नेपाल में उनकी मृत्यु हो गई। उन्हें काठमांडू की जामा मस्जिद के मैदान में एक कब्र में दफनाया गया। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं उत्तर प्रदेश के कवियों के बारे में। उत्तर प्रदेश के कवि में पहला नाम आता है आपका तुलसीदास का। देखिए, तुलसीदास की अगर बात करूं तो तुलसीदास का जन्म 1554 में श्रावण, जुलाई या अगस्त महीने के 7वें दिन के आसपास राजापुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। तुलसीदास के बचपन का नाम राम बोला था। ठीक है, क्या था इनके बचपन का नाम? राम बोला था। उनकी प्रमुख रचनाएं की अगर बात करूं, रामचरितमानस, दोहावली, कवितावली, गीतावली, कृष्णावली, विनय पत्रिका, जानकी मंगल, पार्वती मंगल आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और इनकी मृत्यु की अगर बात की जाए तो वाराणसी के 80 घाट पर इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तुलसीदास की। उसके बाद नाम आता है अमीर खुसरो का। देखिए, खुसरो का जन्म 1253 सामान्य युग में पटियाली शहर में हुआ था, जो वर्तमान उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में है। ठीक है, एक प्रमुख तुर्क परिवार में हुआ था। ये एक कवि होने के साथ साथ विपुल संगीतकार भी थे। दिल्ली सल्तनत के 10 अलग अलग शासकों के दरबार में रहे हैं। उनकी खालिक ए बरी दुनिया के सबसे पुरानी मुद्रित शब्दकोश में से रूप में जाना जाता है। हिंदी और फारसी भाषा से संबंधित थे ये। उन्होंने सितार और टेबल जैसे उपकरण का भी आविष्कार किया था। खुसरो की मृत्यु
1325 में 72 वर्ष की आयु में हो गई थी। उन्हें कब्र दिल्ली में निजामुद्दीन दरगाह में, उनकी जो कब्र है दिल्ली में निजामुद्दीन दरगाह में उनकी कब्र है, खुसरो की। ठीक है, उसके बाद आगे आती है आपकी महादेवी वर्मा। देखिए, महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च 1907 को हुआ था। महादेवी वर्मा का जन्म भारतीय हिंदी भाषा की कवित्री और उपन्यासकार थी। उनका जन्म 26 मार्च 1907 को फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? फर्रुखाबाद में। ठीक है, उसके बाद अगर बात की जाए वर्मा का कैरियर, देखिए महादेवी वर्मा का कैरियर हमेशा लेखन, संपादन और शिक्षण के इर्द गिर्द घूमता रहता था। ठीक है, उन्होंने इलाहाबाद में प्रयाग महिला विद्यापीठ के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्हें पद्म विभूषण 1956 में, साहित्य अकादमी फेलोशिप 1979 में, कविता संग्रह यम के लिए पद्म विभूषण 1988 में, ज्ञानपीठ पुरस्कार 1982 में से इन्हें सम्मानित किया गया था। ठीक है, ये कुशल चित्रकार और रचनात्मक अनुवादक भी थी। इन्होंने हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण पुरस्कार प्राप्त करने का गौरव प्राप्त है। 11 सितंबर 1987 को इनका निधन हो गया था। ठीक है, चलिए उसके बाद बात करते हैं जयशंकर प्रसाद की। तो जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी 1989 को वाराणसी में हुआ था। वे आधुनिक हिंदी साहित्य के कवि थे। ठीक है, हिंदी आधुनिक साहित्य के कवि थे। ठीक है, प्रसाद के कलाकार के कलम के नाम से कविता लिखना शुरू किया, यानी कि कलाधार के कलम के नाम से उन्होंने कविता लिखना शुरू किया। उनकी कुछ सुंदर रचनाएं जैसे कानन, कुसुम, आंसू, प्रेम पार्थिक हैं। ठीक है, तो प्रेम पथिक इनकी रचनाएं हैं। कानन, कुसुम, आंसू, प्रेम पथिक इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। उनकी कविताओं में मानव प्रेम को खूबसूरती से दर्शाया गया था। जयशंकर प्रसाद रोमनी से लेकर देशभक्ति तक के कई भिन्न विषयों पर लिखते थे। प्रसाद पर वेदों का गहरा प्रभाव था। इनकी मृत्यु की बात करूं तो 14 जनवरी 1937 को इनका निधन हो गया था। ठीक है, उसके बाद नाम आता है एक और आपका कुमार विश्वास का। देखिए, कुमार विश्वास कुमार शर्मा एक भारतीय कवि हैं, राजनेता और व्याख्याता भी हैं। आम आदमी पार्टी के सदस्य और इसकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पूर्व सदस्य भी हैं। ठीक है, विश्वास का जन्म 10 फरवरी 1970 को उत्तर प्रदेश के पिलखुआ शहर में हुआ था। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? पिलखुआ शहर में। विश्वास नियमित रूप से कृतियों का प्रदर्शन और कविता, हिंदी, उर्दू और संस्कृत साहित्य के प्रति प्रेम का प्रदर्शन करते हैं। भारत से संबंधित सामाजिक मुद्दों पर अपनी टिप्पणियों को भी शामिल करते हैं। उन्होंने अमेरिका, दुबई, ओमान, सिंगापुर, जापान सहित विदेशों में कविता, पाठ और कार्यक्रम में भाग लिया है। साहित्य में कुमार कुछ प्रसिद्ध योगदान: एक पागली लड़की के बिन 1996 जो आया था, कोई दीवाना कहता है 2007 में, फिर मेरी याद 2007 में इनके कुछ प्रसिद्ध योगदान हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना। एक पागल लड़की के बिन 1996 में, कोई दीवाना कहता है 2007 में, फिर मेरी याद 2017 में इनके कुछ ये कृत्य हैं। ठीक है, तो फिर उत्तर प्रदेश में खेल सितारों की बात कर लेते हैं। तो पहले नंबर पर नाम आता है अभिन श्याम गुप्ता। अभिन श्याम गुप्ता एक बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। इनका जन्म 22 अक्टूबर 1979 को प्रयागराज में हुआ था। ठीक है, ये एकल पूर्व राष्ट्रीय चैंपियन थे। ठीक है, भारतीय बैडमिंटन में उनके योगदान के लिए उन्हें अर्जुन पुरस्कार मिला है और सम्मानित बिड़ला पुरस्कार 1996 में, लक्ष्मण पुरस्कार 2000 में, यश भारती पुरस्कार 2015 में इन्हें मिला है। ठीक है, अभिन 2014 के लिम्का बुक रिकॉर्ड धारक भी हैं। भारत के पहले शटलर के जो श्रेणियों में यानी मिनी, सब जूनियर, जूनियर 2 बार, सीनियर 2 बार राष्ट्रीय चैंपियन बने हैं ये। उसके बाद नाम आता है गरिमा चौधरी का। तो गरिमा चौधरी 2012 लंदन ओलंपिक में महिला 63 किलोग्राम भार में भारत की एकमात्र जुड़िका थी। ठीक है, इनका जन्म 2 अप्रैल 1990 को मेरठ में हुआ था। इन्होंने पेरिस में आयोजित 2011 में विश्व जूडो प्रतियोगिता 2012 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भाग लिया था। देखिए, ये ताशकंद में आयोजित 2012 में एशियाई जूडो चैंपियंस में 63 किलोग्राम वर्ग में 7वें स्थान पर रही। 2014 राष्ट्रमंडल खेलों में चौधरी क्वार्टर फाइनल में पहुंची थी। ठीक है, गरिमा चौधरी 2014 के राष्ट्रमंडल खेलों में क्वार्टर फाइनल में भी पहुंची थी। ठीक है, उसके बाद नाम आता है वरुण सिंह भाटी का। ठीक है, वरुण सिंह भाटी भारत के पैरा हाई जंपर हैं। ठीक है, क्या है? पैरा हाई जंपर है। इनका जन्म
13 फरवरी 1995 में ग्रेटर नोएडा में हुआ था। उनकी उम्र में पेलोमाइलिटिस पीड़ित थे। ठीक है, उन्होंने 2016 में ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेलों में 2017 में विश्व में पैरा एथलेटिक चैंपियंस में कांस्य सहित अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में कई पदक जीते हैं। वाटी को 29 अगस्त 2018 को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्हें टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड्स वर्ष 2017 में पैरा एथलीट भी चुना गया था। चलिए अगला बात करते हैं चंद्रो तोमर की। देखिए चंद्रो तोमर की अगर बात करूं तो चंद्रो तोमर का उपनाम शूटर दादी के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है, भारतीय उत्तर प्रदेश में बपाट जिले की जौहरी गांव की एक पक्की निशानेबाज हैं। उनका जन्म 1932 में शामली में हुआ था। ठीक है, कहां पर हुआ था? 1932 में शामली में हुआ था। उनकी पोती शेफाली जौहरी राइफल क्लब में शूटिंग करना सीखना चाहती थी। तब चंद्रो तोमर ने संयोग से निशानेबाजी सीखना शुरू किया था। उनकी भतीजी सीमा तोमर जो एक शार्प शूटर पक्की निशानेबाज भी है, 2010 में राइफल और पिस्टल विश्व कप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला भी है। चंद्रो तोमर ने 30 से अधिक राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती हैं। उन्हें दुनिया की सबसे बुजुर्ग महिला शार्प शूटर भी कहा जाता है। ठीक है, चंद्रो तोमर ने 30 से अधिक राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती हैं। ठीक है, तो उन्हें दुनिया की सबसे बुजुर्ग महिला शार्प शूटर भी कहा जाता है। उसके बाद आते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख राजनेताओं के बारे में। तो पहले नाम आता है लाल बहादुर शास्त्री का। देखिए लाल बहादुर शास्त्री की अगर बात की जाए तो लाल बहादुर शास्त्री एक भारतीय राजनेता थे और राजनीतिक भी थे। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया। शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय दीनदयाल उपाध्याय नगर में हुआ था। उनका जन्मदिन महात्मा गांधी के साथ आता है। ठीक है, कब आता है? 2 अक्टूबर को ही महात्मा गांधी के जन्मदिन के साथ ही आता है। उन्होंने 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान देश का नेतृत्व किया था। उनका नारा था जय जवान जय किसान। युद्ध के दौरान लोकप्रिय हुआ युद्ध औपचारिक रूप से 10 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौते के साथ समाप्त हुआ, जिसके कारण उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 19 नवंबर 1964 को प्रधानमंत्री के रूप में उनका कार्यकाल के दौरान लखनऊ में एक प्रतिष्ठित स्कूल बाल विद्या मंदिर की आधारशिला के उनके द्वारा रखी गई थी। शास्त्री जीवन भर अपने ईमानदारी और विनम्रता के लिए जाने जाते हैं। उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। दिल्ली में उनके लिए एक स्मारक विजय घाट भी बनाया गया था। 2011 में शास्त्री की 45वीं पुण्यतिथि पर उत्तर प्रदेश सरकार ने वाराणसी के रामनगर में शास्त्री के पैतृक घर के नवीकरण की घोषणा की और उसे जीवनी संग्रहालय में बदलने का योजना की घोषणा करी थी। वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम भी उनके नाम पर रखा गया था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं योगी आदित्यनाथ की। देखिए योगी आदित्यनाथ एक भारतीय हिंदू भिक्षु राजनीतिक हैं जो उत्तर प्रदेश के 22वें वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो जन्म हुआ था वो मोहन बिष्ट के रूप में 5 जून 1972 को पौड़ी गढ़वाल उत्तर प्रदेश के पंचूर गांव में हुआ था। ठीक है, तो पहले उत्तर प्रदेश में ही था पौड़ी गढ़वाल, तो इसमें जन्म इनका हुआ था। 1990 के दशक में 1990 के दशक में राम मंदिर आंदोलन में शामिल होने के लिए भी अपना घर छोड़ दिया था। उस समय के आसपास वह गोरखनाथ मठ के प्रमुख महंत अवैधनाथ के शिष्य बन गए। नाथ परंपरा की दीक्षा सन्यासी के रूप में लेने पर उन्हें योगी आदित्यनाथ का नाम दिया गया। महंत अवैधनाथ की उत्तराधिकारी के रूप में उन्हें नामित किया गया। आदित्यनाथ 26 साल की उम्र में 12वीं लोकसभा के सबसे कम उम्र के सदस्य थे। लगातार 5 बार, ठीक है, 1998, 1999, 2004, 2009, 2014 के चुनाव में गोरखपुर से वे सांसद चुने गए थे। ठीक है, कितने बार? लगातार 5 बार। वह उत्तर प्रदेश राज्य 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के एक प्रमुख प्रचारक भी थे। उन्हें 18 मार्च 2017 को राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था। ठीक है, 18 मार्च 2017 को राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था। आदित्यनाथ गोरखनाथ मठ के महंत या पुजारी भी हैं। वह हिंदू राष्ट्रवादी संगठन हिंदू युवा वाहिनी के संस्थापक भी हैं। ठीक है, उसके बाद नाम आता है केशव प्रसाद मौर्य का। देखिए केशव प्रसाद मौर्य की अगर बात करूं तो केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं।
और वह भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। उन्होंने इलाहाबाद जिले के फूलपुर संसदीय क्षेत्र से 2014 में भारतीय आम चुनाव लड़े और जीते। उनका जन्म 7 मई 1969 को सिरथू उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है। मौर्य कम उम्र में आरएस और बीएचपी बजरंग दल से जुड़े। वे नगर कार्यवाह और बीएचपी प्रांत संगठन मंत्री सहित अन्य पदों पर रहे हैं। 18 मार्च 2017 को उन्हें उत्तर प्रदेश के उप मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। वर्ष 2012 में सिरथू तहसील से भाजपा के पहले विधायक बने। पहली बार जब सिरथू तहसील से भाजपा का कोई विधायक चुना गया और 2.5 साल बाद वे भाजपा से फूलपुर से सांसद बने। उन्हें लोक निर्माण विभाग, पीडब्ल्यूडी, खाद्य प्रसंस्करण, मनोरंजन, सार्वजनिक उद्यम विभाग के मंत्रालय भी मिले थे। ठीक है। उसके बाद एक नाम आता है सुरेश खन्ना का। ठीक है। सुरेश खन्ना की अगर बात करूं तो ये सुरेश खन्ना भारतीय राजनीतिक हैं। भारत में उत्तर प्रदेश की 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं, 15वीं, 16वीं और 17वीं विधानसभा के सदस्य रहे हैं सुरेश खन्ना। ठीक है। सुरेश खन्ना का जन्म 1953 को शाहजहांपुर जिले के उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके पिता राम नारायण खन्ना थे। सुरेश कुमार खन्ना लगातार 8 बार विधायक रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश विधानसभा का एक रिकॉर्ड है। उन्होंने अपनी सभी शर्तों के दौरान शाहजहांपुर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधि किया है और भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक दल के सदस्य हैं। वर्तमान में वह योगी आदित्यनाथ मंत्रालय में, वित्त, संसदीय मंत्रालयों में, चिकित्सा, शिक्षा विभागों में कैबिनेट मंत्री के रूप में कार्यरत हैं सुरेश खन्ना। ठीक है। तो आज के टॉपिक में इतना ही था। जो आपका मेन पॉइंट थे वो मैंने आपको इसमें करा दिए हैं। इससे रिलेटिव अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में जरूर बता दिया करें, हम वह आपको जानकारी उपलब्ध जरूर कराएंगे। तो आज के टॉपिक में इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।